वालेकुम। लेक्चर 92 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। तुम अभी फ्री हो जी? आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो के क्या हाल हवाल हैं? कल वाले सवाल हाँ, जो डिस्कशन को छोटी मोटी है वो करेंगे इंशाल्लाह। पता ही है आपको इस वक्त, आज तो बिल्कुल कोई और बात नहीं छेड़ेंगे हम। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ जो पहला दिन कैश फ्लो था और जो कल का दिन था। अच्छा, कल वाला सवाल कितनों ने घर जाके किया था? कल वाला सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये अकेला ही है एग्जाम लेवल का रेक्टिफिकेशन के साथ सवाल। एक और है छोटा सा सवाल, लेकिन उसका वो लेवल ही नहीं है जो कि आपको एग्जाम लेवल को कह सकें। तो इसलिए इस एक सवाल की प्रैक्टिस आपने जब भी रिवीजन करनी है, जैसे अब आपने कर लिया, जब भी टर्म टेस्ट की तैयारी करेंगे उसमें भी इसको दोबारा कर लेंगे, जब फाइनल तैयारी करेंगे तो दोबारा कर लेंगे। थोड़ा तजर्बा हो जाता है कि इस तरह के सवाल आए तो क्या करना है, ताकि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आप बाकी सारी चीज़ें तो आपने देखा था सेम ही थी, सिर्फ रेक्टिफिकेशन। बाकी तो कैश फ्लो ऐसी थी जैसे पहले हो रही होती है। तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन के लिए उसूल क्या याद रखना है, पहले उसके वाला काम कर देना है, सारा गलत वलत सारा कुछ, ठीक है। फिर रेक्टिफिकेशन की तरफ जाना है और फिर वो क्लोजिंग को भी एडजस्ट करना पड़ा था, क्योंकि क्लोजिंग उसकी बैलेंस शीट से हमने उठाया था, उस वाली गलती समेत वाला जो क्लोजिंग निकला हुआ था तो हमने उसको सही किया था, ठीक है। अच्छा जी, सबसे आसान टॉपिक मेरे ख्याल में अब यही होगा, हालांकि हम हर एक को यही कहते आ रहे हैं, ठीक है। सारी अकाउंटिंग में कोई अभी तक मुश्किल लगा टॉपिक? कौन सा? रेक्टिफिकेशन। और आप इंट्रो सही पढ़ के आते तो वही मुश्किल ना लगता कुछ भी मुश्किल अकाउंटिंग में कुछ मुश्किल है ही नहीं अच्छा जी, बहरहाल ये वाकई सबसे आसान टॉपिक होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह की होती हैं। एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। आपस में बातें ना करें प्लीज। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, उनको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, यानी बिजनेस उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनका मकसद सोशल वेलफेयर होता है। रोजा खुल गया है भाई, ये माइक का कोई मसला है। अच्छा, तो उनका मकसद सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो कभी भी आप उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। आप ईदी साहब को कहें यार बड़ा बिजनेस चमकाया हुआ आपने, खान साहब को कहें यार बाकी चीज़ें की कता नज़र, शौकत खानम की बात तो बहरहाल ठीक है ना, वो तो वहाँ पे मामला में बड़ा बिजनेस है जी आपका। तो ये अच्छी बात तो नहीं है आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कहें जाकर जी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप, तो बिजनेस नहीं कहते हम उनको। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के लिए नहीं होती, सोशल वेलफेयर के लिए होती है। खैर, ये अकाउंटिंग आपने सीखी, इंट्रो के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, बैलेंस शीट बनानी सीखी, फिर हमने FR 1 में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना सीखी, और कैश फ्लो कल हमने खत्म की, और नोट्स वगैरह हम रेलेवेंट बना ही रहे हैं। PP पढ़ा, IS 16 तो उसका नोट बना लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा उसका नोट बना लिया हमने, IS 8 पढ़ा उसका नोट बनाना सीख लिया, EPS पढ़ा उसका नोट बनाना सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फुल फ्लैज जिसको कहते हैं ना नोट्स, वो FR 2 में जाके बनाना सीखेंगे हम। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन आपने की थी उसके अंदर बनाती हैं वो। लेकिन जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मकसद होता है सोशल वेलफेयर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते, इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हैं, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, जाहिर सी बात है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। तो ये बनाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसीलिए अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले इस टॉपिक को उर्फ आम में इनकम एक्सपेंडिचर का टॉपिक भी कह देते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर जी, इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल आया, इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल किया है, इस तरह बंदे बोल रहे होते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं इनकम एक्सपेंडिचर। बाकी बैलेंस शीट ये भी बनाती हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बजाय ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाती हैं। असल में ना इक्विटी का मतलब होता है पेएबल टुवर्ड्स ओनर। घर से पैसा लाए तो शेयर कैपिटल, बिजनेस ने कमाया तो रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, शेयर प्रीमियम, याद है ना सारा। तो ये इक्विटी क्या है, जो बचपन में कैपिटल कहते थे, बड़े हुए इक्विटी कहा, फिर बहुत सारे इसके आइटम्स देखे। इक्विटी कहते हैं पेएबल टुवर्ड्स ओनर को। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए इक्विटी नहीं होती, बल्कि इसमें फंड्स होते हैं, पैसे पड़े हैं फंड में इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है। ये फंड, और ना कोई ओनर होता है, ना कोई ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कोई ड्राइंग्स भी नहीं होती, ट्रस्टीज होते हैं जो इसको चला रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाती है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरह से ही एक स्टेटमेंट बनती है, लेकिन उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। बाकी ये कैश फ्लो भी बनाते हैं और नोट्स भी होते हैं, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे जो यहाँ पर टेस्ट होता है हमारे पास, बाकी देख लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, किसी एक छोटे सवाल में इसको भी बनाकर देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे आपको मैंने अर्ज किया कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट है वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पास पेपर हमने 3 करना है, पेज 880 पे। आप सब ऑनलाइन वाले बच्चों ओपन कर लो, आप लोगों को तो पता ही होगा, लिखा हुआ था। ये एक टफ फॉर्मेट आप नजर आ रहा है। आपने पहले नाम लिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा, फॉर द पीरियड लिखा, फिर इनकम्स लिख के 5-6 लाइनें छोड़ी, एक्सपेंस लिख के बाकी सफा खाली। ये फॉर्मेट है इसका। कितना टफ है ना, बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए कहते हो कितना टफ फॉर्मेट है। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा सुनो, इनकम्स
बढ़ जाएं एक्सपेंसेस से किसी एक पीरियड में तो सरप्लस आ जाता है कि हमने जो पैसे रिसीव हुए थे मुख्तलिफ जगहों से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कई सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, डोनेशन, चंदे शंदे जो होते हैं, फिर मेंबर से मेंबरशिप फी लेना, सब्सक्रिप्शन लेना, फिर और इस तरह के बहुत सारे काम करेंगे हम इंशाल्लाह, देखते जाएंगे, ठीक है। तो इनकम्स किसी पीरियड में एक्सपेंसेस से बढ़ जाए तो सरप्लस है, जिसको सरप्लस को उठा के, जैसे आप मिसाल के तौर पर हमारी ये क्रिकेट टीम है, हमने कहा जी चलो एंट्री इकट्ठी करो, क्रिकेट खेलनी है, सब 200 रुपए ले आए, अब 2200 रुपए इकट्ठे हो गए 11 खिलाड़ियों के, ठीक है। अब हमने गेम की एक हफ्ते पे और हमारा 1500 लग गया, 700 बच गया, तो किसी एक काबिल एतमाद आदमी के हाथ में हमने पकड़ा दिए कि जी अगले हफ्ते ये फंड यूज कर लेंगे, तो हमारी इनकम हुई 2200 रुपए मेंबर से सब्सक्रिप्शन ली, जैसे 1500 एक्सपेंस हो गया, तो 700 का सरप्लस था जो हमने फंड में रख दिया, अगली दफा आए तो इस फंड को भी यूज करेंगे, फिर नई इनकम आएगी, फिर नए एक्सपेंसेस होंगे एंड सो ऑन, इस तरह का मामला चल रहा होता है। तो बहुत टफ आपने देखा फॉर्मेट है इसका, क्या ख्याल है? टफ है ना? हाँ। तो जब इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल आएगा तो आप लोग उसी तरह से फॉर्मेट, तरतीब वही, आज जैसे पहला सवाल करेंगे आखिरी भी वैसे ही करेंगे, कैश फ्लो में भी हमने ऐसे ही किया था, क्योंकि ये अप्रोच रखने के लिए ही तो, मतलब एक बच्चों के ना बड़ा मसला होता है, सर जी कैश फ्लो का सवाल समझ नहीं आता, शुरू कहां से करें, सर इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल समझ नहीं आता, शुरू कहां से करें। ऐसी कोई बात करने वाला बच्चा मिल जाए तो मैं उसको उल्टा लटका दूं, क्योंकि हमने कभी ऐसा किया ही नहीं कि कोई सवाल डिफरेंट तरीके से किया हो, हर सवाल एक ही तरीके से किया हमने, तो गैर महसूस तरीके से। वो पता है हमें कैश फ्लो का सवाल आना है तो क्या करना है जी, फॉर्मेट बनाना है, जिन जिन वाला उन वाला काम सारा करके सवाल खत्म। तो ये भी ऐसे ही है फॉर्मेट, आज जैसे पहला सवाल करेंगे, हर रोज इसमें एक दो चीजें ऐड करते जाएंगे, आज जरा सिंपल सा सवाल है, ठीक है, और बेसिक यही रहना है, ये आपकी बुनियाद यही रहनी है, ठीक है। तो जैसे इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल आया, आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में नाम लिखना है, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड, उसके बाद इनकम्स 5-6 लाइनें खाली, एक्सपेंसेस पहला सफा खाली, अगला सफा, फॉर्मेट खत्म। बैलेंस शीट के अंदर आते हैं तो मैंने आपसे अर्ज किया कि यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कोई ओनर्स नहीं होते, तो जो इक्विटी होती थी वो लफ्ज फंड से रिप्लेस हो जाता है, बाकी सारी की सारी बैलेंस शीट भी सेम है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में मैंने थोड़ी सी तरह 2 नंबर ये लगाई थी कि यहां पे फंड्स एंड लायबिलिटीज की हेडिंग होती है, जगह तंग होने की वजह से मैंने वो लिख के मिटाई, अब आपसे लिखवा ली थी, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट के अंदर आए तो बैलेंस शीट के अंदर हेडिंग बनती है फंड्स एंड लायबिलिटीज की, जैसे पहले बनती थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, तो यहां क्या बनेगी जी, फंड्स एंड लायबिलिटीज। फंड्स एंड लायबिलिटीज डबल अंडरलाइन आप करेंगे, मैं कोशिश करता हूं मैं फिट कर ही दूं, यहां पे छोटा छोटा करके लिख लेता हूं, ठीक है जी। और फिर इसमें पहली हेडिंग बनेगी फंड्स की, जिसमें आज हम सिर्फ जनरल फंड की बात करेंगे, कल परसों भी शायद इसी की ही बात करते रहे, ठीक है, जनरल फंड्स, ठीक है। फंड्स के बाद लायबिलिटीज की हेडिंग आएगी, लायबिलिटीज में करंट और नॉन करंट होती हैं, सवाल में कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं थी इसलिए मैंने इसको सिर्फ करंट के ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, आज के सवाल में कोई नहीं था, और फिर करंट एसेट्स, ठीक है जी। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या फर्क पड़ा है जी, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ ये जगह फर्क हो गई, यहां पे फंड्स नाम की चीज आ रही है जो पहले इक्विटी होती थी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप बना लें ताकि फिर हम सवाल शुरू करें। हाँ ले रंगियां, दे ले उस्ताद रंगियां, इट्स नॉट इट्स ओके जी, मुश्किल आसान है, सिर्फ इतनी सी जगह रिप्लेस हुई है, सिर्फ इतनी सी जगह, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी बात और भी कर ही लें, वैसे मैं जनरल फंड्स की आज बात कर रहा हूं। तो जैसे आप इंट्रो में ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करते थे ना, यहां पर भी वैसे ही करना है, बस कैपिटल का नाम रिप्लेस करके फंड कर देना है, और प्रॉफिट की बजाय सरप्लस या लॉस की बजाय डेफिसिट आना है, और ड्राइंग्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ड्राइंग्स को नहीं करते, यहाँ पे ट्रस्टीज है, ओनर तो है कोई नहीं के पैसे अपने काम के पैसे इधर से नहीं निकालते हम, ये तो हमने सोशल वेलफेयर के लिए रखा हुआ है, इसमें पैसे नहीं हम लिखा, ट्रस्टीज होते हैं चलाने के लिए भी, वो भी पैसे नहीं ले रहे होते, बस सिर्फ वो अल्लाह की रजा के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो चेंज होना है वो मैं लिखी हूं ताकि ये फॉर्मेट आपका पूरा हो जाए। ओपनिंग कैपिटल होता था ना, ओपनिंग कैपिटल बोलो नहीं, ओपनिंग कैपिटल होता था ना इंट्रो में प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो ओपनिंग कैपिटल अब रिप्लेस करके ओपनिंग जनरल फंड मैं लिख रहा हूं, ठीक है जी, ओपनिंग जनरल फंड। प्रॉफिट या लॉस नहीं बल्कि सरप्लस, या अगर सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे, और अगर लॉस हुआ डेफिसिट हुआ तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सरप्लस हमारे सवाल में है, और फिर इनके डिफरेंस से आ जाएगा क्लोजिंग जनरल फंड, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज सिर्फ चेंज हुई है जी हमारी आज, ये ओके। ये डिब्बा लग गया जो बचपन में इंट्रो में आप लगाते थे, लेकिन लगाते थे कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। आज ये बदल गया, बाकी देख लें। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिप्लेस हुआ इनकम एक्सपेंडिचर से, बहुत मुश्किल फॉर्मेट था, सीने निकल गए बनाते थे। और उसके बाद बैलेंस शीट ही है, बस इक्विटी रिप्लेस हो गई फंड्स के साथ, और आज मैं सिर्फ जनरल फंड की बात कर रहा हूं, 2 दिन बाद फिर स्पेसिफिक फंड्स भी हम लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, फिलहाल जनरल फंड को सीखते हैं, ठीक है। बाकी लायबिलिटीज करंट नॉन करंट
एसेट्स, करंट नॉन करंट बिल्कुल वैसे ही है। तो ये 2 सफ़ों के ऊपर आपने फॉर्मेट बना लेना, ठीक है जी। अगली बात, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम्स के कई सारे सोर्सेज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर बने जाके, तो उन्होंने कहा जी एक तो मेंबरशिप फीस है, आपको हम मेंबर बनाएंगे, मेंबरशिप फीस लेंगे, ये वंस होती है लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आपसे हर महीने कुछ पैसे लिए जाएंगे, सब्सक्रिप्शन, एनुअल भी हो सकती है, वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, सेमी, मतलब सब्सक्रिप्शन होगी, ठीक है। अब आप सब मेंबरशिप फी देने लगोगे और सब्सक्रिप्शन देने लगोगे तो कहोगे खुदा का खौफ करो, आप तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कमाइयां करते हो। वो कहेंगे भाईजान चलना नहीं, हमने खर्चे नहीं है, ये स्पोर्ट्स क्लब इतना बड़ा देख रहे हो, इसको मेंटेन नहीं करना, हमने मुलाजिम नहीं रखे हुए, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं पड़ा हुआ स्पोर्ट्स का, ये सारे खर्चे करने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, हमने घर नहीं लेके जाने। तो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, जिसके कई सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। वो डोनेशंस भी हो सकते हैं, वो सब्सक्रिप्शंस हो सकती हैं, वो मेंबरशिप फीसेस हो सकती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी कर लेती है। अब आप कहोगे ये क्या बात है। मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल है, गरीबों के इलाज के लिए बनाया हुआ है, वैसे उसमें चंदे भी आते हैं, वैसे उसमें जो पैसे दे सकते हैं उनसे पैसे भी रिसीव किए जाते हैं, लेकिन गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब उसी हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल स्टोर बना लिया हॉस्पिटल वालों ने। अब ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, दवाइयां खरीदेंगे और बेचेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे। क्या मतलब, ट्रस्टीज के जेब में जाएगा, ट्रस्टीज साथ साथ कारोबार भी कर रहे हैं? नहीं, ये काम भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खर्चे चलाने के लिए शुरू किया हुआ है कि इधर से भी कुछ पैसे आएंगे तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिल जाएगी। तो अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी कर रही हो, ट्रेडिंग एक्टिविटी, स्पोर्ट्स क्लब वाले, हमने यहां स्पोर्ट्स क्लब बना लिया, ठीक है जी। अब हमने ये नोट किया कि स्पोर्ट्स क्लब से निकलते हैं जो लोग खेल के आते हैं और कोठे पिंड जाके वो फ्रेश जूस पीते हैं और वो बोतलें पीते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, तो हमने कहा लेसियस खाते हैं। हमने कहा कि एक तो उनको सहूलत भी हो जाए, दूसरा 4 पैसे हमारे इस क्लब को बच जाएंगे, चलो बिजली का बिल यहां से निकल आया करेगा, समझ रहे ना बात को। तो हमने एक खोखा यहां पे लगा दिया, उस पर एक छोटू बिठा दिया, ठीक है। छोटू कोई नहीं, मैं ही हूं, क्यों देख रहे हो डर से, मैं तुम्हें कहूंगा मैं ही हूं, ठीक है। तो उस पर एक छोटू बिठा दिया हमने। अब उसका काम यही है कि जो मेंबर्स निकलते हैं खेल खेल के, प्यास लगी होती है, कोई जूस पी लेता है, कोई पानी पी लेता है, कोई बोतल पी लेता है, कोई लेस खा लेता है, और ये ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब विद इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एक प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी हो रही है, तो इस पर कोई एतराज है? होना नहीं चाहिए। लेकिन अहम बात यह है कि इस प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी को इधर नहीं शो करना, ठीक है। इधर लेकर आएंगे उसका नेट रिजल्ट। मकसद सोचो ना, देखो क्या, किस लिए हम ये खोखा किस लिए लगाया है जी? ये खोखा इसलिए लगाया है कि यहां से कुछ पैसे आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिले। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी को हमेशा अलग रखें। कभी ये रिक्वायरमेंट के तौर पे, इस सवाल में रिक्वायरमेंट ए बनाई हुई है इसने, कभी ये रिक्वायरमेंट के तौर पे कह देगा, नहीं भी कहेगा तो ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर सवाल के अंदर नजर आएगी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है कोई प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी, तो हमने हमेशा उसको यहां पर रखना है। तो या तो ये रिक्वायरमेंट हुआ करेगी या वर्किंग वन हुआ करेगी। अगर नॉर्मली हर सवाल में होती भी है, ये बड़ी अहम एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो करने दो, लेकिन उसको यहां नहीं, सेल एक्सपेंसेस यहां नहीं लाने, उसके इनकम एक्सपेंसेस यहां नहीं लाने, बल्कि उसको अलग से, जैसे बचपन वाला इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते थे, वो अलग से बनाओ। नेट में प्रॉफिट आए इनकम्स में, नेट में लॉस आ जाए तो एक्सपेंसेस में शो कर देना, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये फॉर्मेट के बाद ये वाला फॉर्मेट कैसा होगा जी? सेल्स लेस, अब देखो ना, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तो ट्रेडिंग वाली चीजें हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को तो जेब नहीं देता था, इसलिए उधर नहीं लिखा। हां, कर किस लिए रहे हैं? ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो यहां पर उसके रिजल्ट्स निकाल के रिजल्ट्स को ले जाया करेंगे हम उधर, ठीक है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आ जाता था, कोई वैसे जीपी भी ना लिखो, दूसरे एक्सपेंसेस भी लेस करके एक ही बार नेट प्रॉफिट निकाल लो। ये कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर नेट प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना लो, लेकिन रखना इसको अलग है आपने, ओके। चलो, तो ये वर्किंग वन तो नहीं है आज, ये रिक्वायरमेंट ए है बेसिकली, ये भी बना लें, उसके बाद फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। फॉर्मेट समझ में आ गया? फॉर्मेट कैसे, इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल आ गया जी, फौरी तौर पे मुश्किल वाला फॉर्मेट, ये वाला टफ वाला, ये बनाया 30 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। नाम शाम ही लिखने का टाइम लगना, वरना इनकम की हेडिंग, एक्सपेंस की हेडिंग, सरप्लस डेफिसिट भी बाद में लिखेंगे। जब एंड पे टोटल आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो सरप्लस लिख देंगे, नेगेटिव आया तो डेफिसिट लिख देंगे, तो ठीक है। 30 सेकंड में ये फॉर्मेट, उसके बाद बैलेंस शीट। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई 1-1.5 मिनट लगा लो, 1 मिनट लगा लो। नाम शाम लिखोगे, फंड्स एंड लायबिलिटीज में फंड्स की हेडिंग 3-4 लाइनें खाली, लायबिलिटीज की हेडिंग 4-5 लाइनें खाली, एसेट्स की हेडिंग बाकी का आधा सफा खाली, फॉर्मेट बन गया। फिर
अगर रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट लिख दो, नहीं तो सवाल पढ़ते पता लग ना ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो वर्किंग वन कर दो, नहीं तो ट्रेडिंग एक्टिविटी जोन सी भी हो, कभी बोतलें बेच रहे होंगे, कभी कैंटीन खोली होगी, कभी मेडिकल स्टोर खोला होगा, जो भी काम कर रहे होंगे उसके रिजल्ट्स, उसके डाटा अलग होगा, उसके रिजल्ट्स यहां पे अलग रखने हैं। यहां से फिर स्पेसिफिक इस एक्टिविटी से रिलेटेड सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे, उधर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, और यहां से नेट में प्रॉफिट या लॉस निकलकर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म। इतना बन गया फॉर्मेट। चले अब शुरू करते हैं सवाल। पहले तो मैं रिक्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। रिक्वायरमेंट है पेज नंबर 880 पर, रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट टू शो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बॉटल्स। खोखा लगाया हुआ इन्होंने, बोतलें बेचते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने इसको रिक्वायरमेंट कह दिया, वरना वर्किंग वन कह देते अगर अलग से रिक्वायरमेंट ना होती और पता चलता सवाल पढ़ते हुए कि ट्रेडिंग एक्टिविटी है तब भी ये अलग ही होता। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हो गई। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर 30 सितंबर 93। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंस, कहानी खत्म, पहला सफा गया। फिर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, बैलेंस शीट आ गई, जिसमें सिर्फ फर्क क्या पड़ा है ये, बाकी तो वही है इंट्रो वाली बैलेंस शीट। ठीक है, अगर इंट्रो में करंट नॉन करंट अलग नहीं करते तो वो करेंगे। ठीक है, अच्छा चले जी, अब फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चीजें क्या हैं। वैसे उसूल बताऊं, जिन जिन वाला असूल याद है, इधर भी लगेगा। हाँ, वही काम, मतलब कि वो मेहनत इधर भी काम आ रही है, वहीं बैलेंसिंग, बस फर्क थोड़ा सा ये लगेगा, हमें इनकम एक्सपेंसेस देकर नॉर्मली कैश निकलवा रहा होता था कैश फ्लो में, इधर आज कैश कुछ दे देगा, इनकम निकलवाएगा, क्योंकि हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बाकी कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं ये बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, अगेन 60-70% तक काबू में ही होता है हर एवरेज बच्चे के भी, और अच्छे बच्चों के काबू में और ज्यादा आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक दो एडजस्टमेंट्स तो हो सकती हैं जो परेशान करें, लेकिन हमने कभी भी उनसे परेशान नहीं होना। बस ये खौफ दिल से निकल जाए ना, कभी पूरा सवाल सही करके ही पास होना है तो फिर सारे पास भी होते हैं। ये खौफ लेकर जब पर्चे में जाते हैं ना, जहां पे थोड़ा सा फंसते हैं, बस तोते, मैना, चिड़ियां हाथों पैरों के उड़ जाते हैं, उसके बाद फिर ना आगे समझ आती है ना पर्चा होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, दिलेरी से, आपको सब कुछ आता है बेटा। मैंने तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शादो नादरी कोई करवाए, आपने किए ही पास पेपर है, पास पेपर मुश्किल से मुश्किल रिसेंट वाला मैं टेस्ट में दे देता था, और आप लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करते आए हो। तो नर्व्स ही हैं जो पर्चे में जाके वो 6 महीने का प्रेशर, खाला का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, सारे प्रेशर लेके जब पर्चा करते हो तो ना लिया करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेंगे, हो जाएगा पास। हर सवाल पासिंग मार्क्स देने के लिए तैयार है। मुश्किल से मुश्किल सवाल में पासिंग मार्क्स वो लेगा जो फाइट करेगा, जो हाथ पांव नहीं फुलाएगा, जो डरेगा नहीं, जो कहेगा हाँ ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो मैं शुरू तो करूँ ना फॉर्मेट बना के, जो समझ में आता है गिवन टाइम उसको देगा। और सारा पर्चा ऐसा थोड़ा ही होता है, आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है। तो सारे बच्चे पास हो सकते हैं, लेकिन वो बात जो पूरे 3 महीने चलती रही है और अभी भी चल रही है, 3.5 महीने हो गए, कि जो समझ में आए कर दो, वो करने वाले बच्चे पास हो जाते हैं, चाहे पूरा सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोग पास करने की तरफ जाते हैं या बुजदिल बन के फेल होने की तरफ। अच्छा, तो वही जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग होंगे उनके लेजर्स ओपन करेंगे। ठीक है, सुभान अल्लाह। अच्छा चले अब सवाल पढ़ते हैं, जरा है क्या क्या कुछ इसमें, जरा देख तो लें। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्वायरमेंट पढ़ा है, पर्चे में 2 दफा सवाल पढ़ने के बाद फॉर्मेट बनाना है, ये मैंने आपको कई बार कहा है, और इसमें टाइम जाया नहीं होता। बच्चे ऐसे गैर यकीनी शक्ल बना के देखते हैं ना, आंखें ऐसे फट जाती, 2 दफा सवाल पढ़े। हमारे उस्ताद मोहतरम अभी भी हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, कहा करते थे 3 दफा फाइनल के अंदर वो पढ़ाते थे, हमें कहते थे 3 दफा सवाल पढ़ने से पहले सवाल शुरू ही नहीं करना। मैंने तो आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, 1 दफा कम करके कहा, 2 दफा। अब देखो ना, जापान की चीज, अब चाइना का माल आने लग गया तो थोड़ा सा चाइना की चीज़ें, तो आपको डिस्काउंट दे दिया 2 दफा। आप लोग ऐसे गैर यकीनी से देखते हो कि जैसे टाइम ज़ाया करने की बात कर रहा है। बच्चों ऐसी बात नहीं है, 2 दफा सवाल पढ़ने से आपका जवाब प्लान हो जाता है, और सवाल पढ़ा होता है तो पता होता है आखिरी एडजस्टमेंट भी ऐसी पड़ी है कि अगर उसको अभी से ना सोचा तो सारा सवाल एंड पे जाकर पता लगेगा कि गलत है। तो 2 दफा सवाल पढ़ना है, इससे सवाल बेहतर हो जाता है, टाइम बच जाता है, क्योंकि प्लानिंग हो जाती है सवाल की। 2 दफा पढ़ो, फिर फॉर्मेट बनाओ, सवाल शुरू करो। ठीक है, चलो जी। द ट्रेजरर ऑफ, देखो ट्रेजरर जिसके पास जो है ना वो पैसे पूसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं हमने, ठीक है ना, खजांची हमारा ये जैसे, ठीक है। द ट्रेजरर ऑफ कराची सोशल क्लब प्रिपेयर्ड फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। लिख लो इसको अंडरलाइन करके, कुछ नहीं है, ये कैश एंड बैंक का कंबाइंड लेजर है, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे याद है, नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो एसेट और अकोमोडेशन के लेजर की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन का नाम है, याद है, ये 16 में नोट बनाया था। ऐसे ही ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कैश और बैंक का कंबाइंड लेजर है, जिसको कह देते हैं रिसीट एंड पेमेंट। इसको कैश एंड बैंक भी लिखा हो सकता था। और ये उल्टा आसानी है, टेंशन ही कोई नहीं है। जो पैसा आया, कैश में आया चाहे बैंक में आया, ये कंबाइंड है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। जो पैसा गया, चाहे कैश में गया चाहे बैंक में गया, आसानी है, दोनों इकट्ठे बने हुए हैं तो क्रेडिट पे आ जाएगा। कुछ सवाल आगे करेंगे जिनमें कैश अलग है बैंक अलग है, तो फिर हमें भी ध्यान से देखना पड़ेगा कौन से खर्चे कैश में हुए, कौन से बैंक से हुए, कौन से पैसे कैश के दराज में आए, कौन से बैंक अकाउंट में आए।
वो तो जिंदगी आसान कर दी इन्होंने इकट्ठा ही बना दिया। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट का मतलब और कुछ नहीं है, कैश एंड बैंक का कंबाइंड लेजर। ओके, ओ भाई सेकंड लास्ट रो वाले भाई जाग रहे हो? हाँ, समझ आ रही है? किधर खोए हुए हो? इधर देखो, ये हाइब्रिड में क्या क्या चल रही है, बैठ जाए जल्दी से। और भाई जरा एक बच्चा उधर भेज कर चेक करा लें, को बोल रहे हैं तो जरा सफाई कर लें। ये हाइब्रिड के बॉयज के अंदर आखिरी रो में बच्चे ये क्या कर रहे हैं, जरा इनको देखो जरा, कौन है ये? दीवार के साथ कौन लगा हुआ है भाई? इसके साथ आपके साथ कौन बैठा हुआ है भाई? हाँ, जरा प्लीज खामोशी इख्तियार करें और जरा दूर दूर होकर बैठे। मैंने आके निकाल देना है आपको, डिस्टर्बेंस हो रही है आप लोगों की वजह से। प्लीज, मुझे यहां तक हो रही है, अंदाजा ही लगाया मैंने। अच्छा जी, हिलजुल चल रही होती है ना जब। ओपनिंग बैलेंसेज हैं 1 अक्टूबर के, और कुछ नहीं, ये बस इकट्ठा कर दिया उन्होंने कि जी करंट अकाउंट में इतने पैसे पड़े थे, डिपॉजिट में इतने हैं, कैश की दराज में इतने हैं, तो इन टोटल ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ओपनिंग लेजर में ब्रॉड डाउन आता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन इस ओपनिंग को आज एक बात बताऊंगा, इस वक्त याद रखना है, जो हम हमेशा भूल जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर रोज ये बात करेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। बहरहाल ओपनिंग बैलेंसेज है सिंपल अभी तक। तो फिर 1993 लिख कर आगे लिखा उन्होंने कि ये इस 93 वाले साल की रिसीट्स हैं। रिसीट्स है, कैश में है चाहे बैंक में, जिंदगी आसान है, उन्होंने इकट्ठे कर दी है। ठीक है, रिसीट्स में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, फिर बॉटल सेल्स, अच्छा बोतलें बेचने, फिर पुराने कंप्यूटर वेच, मॉनिटर वेच, प्रिंटर वेच वाला आया और हमने कुछ डिवाइसेस बेच दी ऐसे स्क्रैप में, तो ये भी एक इनकम है। फिर लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर, लेगेसी कहते हैं विरासत। हमारा एक मेंबर था ऐसा जिसका बड़ा ताल्लुक था, बड़ा अरसा क्लब के साथ जुड़ा रहा, और ऐसा उसके साथ उसका जज्बाती लगाव था हमारे क्लब के साथ कि उसने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत में से 2000 रुपये इस क्लब को दे दीजिएगा। और कोई नहीं, पुरानी बात है, ये सारे 1000-2000 में कहानी चल रही है, तो बड़े पैसे होंगे उस वक्त। ठीक है, उसके पास अब जो था उसने दे दिया, मेहरबानी उसकी। तो ये भी क्या है, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। आज इसको इनकम में ही डालेंगे, सोल्यूशन में ना देखना कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर, ये क्या है? ये भी एक इनकम है। आगे अल्लाह की तरफ से इनाम, पैसे आगे, भाई चला गया, पैसे आगे। ठीक है, और बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट, अगर रिसीट साइड पे आ रहा है तो ये इनकम है। डिपॉजिट कराया, उस पर कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बॉटल्स, अच्छा यहां पर ना अभी एक स्टार लगा लो, एक उसूल बना लो। ठीक है, उसूल बनाओ, ये उसूल लिखो एनपीओ के टॉपिक में। अच्छा, पहले ना ये बात सिंगल एंट्री पे भी लगती थी, लेकिन अब चूंकि वो रहा नहीं, सिंगल एंट्री तो नहीं रहे, इस वजह से अब ये सिर्फ एनपीओ का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो एनपीओ के टॉपिक में, और ये रूल है, रूल, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूल का मतलब होता है हर जगह लगेगा, ये नहीं कि इस सवाल में जान छुड़ा लूं, अगले में फिर को और नया रूल, फिर को और रूल, ऐसा नहीं होता है। एनपीओ के टॉपिक में बैंक की पेमेंट साइड पर, बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस का लफ्ज भी आए तो हम उसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही समझेंगे, तो हम उसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही समझेंगे। ठीक है, सही है? अच्छा लिख लो ना, फिर अगली 2 बातें करें फिर एनपीओ के टॉपिक में। इस टॉपिक के अंदर यही उसूल है, ठीक है ना? ये नहीं कि अब आगे जाकर मैं बदल दूंगा, लेकिन सोचने वाली बात यह कि मैंने बैंक लिखा है, मैंने ये नहीं कहा रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक। यानी अगर कैश और बैंक अलग अलग होंगे ना, सुन लो ना एक बार, चलो लिखो लिखो लिखो, फिर सुनाना, फिर सुनाता हूं मैं। पता नहीं इतनी लंबी तो गल नहीं सी, अलिफ लैला की कहानी लिखने लग गए। और लिख ले, क्या कर रहा है, फूल बना रहा है, बदतमीज। एनपीओ के टॉपिक में मैंने कहा जी बैंक की पेमेंट साइड पे अगर परचेजर का लफ्ज भी नजर आए तो उससे पेमेंट टू द क्रेडिटर्स ही समझेंगे। अब अगर बैंक और कैश अलग अलग बन रहे हैं तो ये रूल सिर्फ बैंक के लिए लिखवाया है, यानी बैंक की पेमेंट साइड पे अगर परचेजेस भी लिखा हुआ है तो हम उसकी एंट्री परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट नहीं करेंगे, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट करेंगे। मतलब ये है इसका, ये बात समझ आई है? यानी कि क्रेडिट साइड पे पेमेंट साइड पे कुछ चीज आ रही है, उसकी एंट्री क्या? मैंने कहा परचेजेस की है, तो एंट्री क्या दिल में आती है? परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट। हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये उसूल है सारे टॉपिक के लिए, कोई एक्सेप्शन नहीं, हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसकी वजह पता लग जाएगी 1-2 दिन में। अगर बैंक की पेमेंट साइड पे परचेजेस आ रही हैं तो उसकी एंट्री परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट नहीं करनी, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी परचेजेस नहीं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेना है। लेकिन अगर किसी सवाल के अंदर परचेज ये बैंक का लेजर और कैश का लेजर अलग होगा तो ये रूल मैंने सिर्फ किसके लिए लिखवाया है? बैंक के लिए। यानी बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस भी होगा तो वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, लेकिन अगर कैश के लेजर में परचेजेस क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा तो वो नॉर्मल ही है, वो कैश परचेजेस ही है, उसकी एंट्री परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट ही होगी। ठीक है ना? तो ये एक उसूल है, अभी लिख लें, अभी समझ ले, नहीं आ रहा कि अप्लाई नहीं किया, हर रोज अप्लाई होगा इंशाल्लाह, तो फिर याद भी रह जाएगा। ओके, अच्छा जी, कहां से कहां निकल गए? तो ये ऐसी नजर आ गया था मुझे, मैंने कहा चलो इसको ही फटका दें। पेमेंट फॉर बॉटल परचेजेस में आपका दिल कर रहा होगा कि आप इसकी एंट्री करें
अब क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर बनना है ना, इन्वेंट्री आ रहा है नीचे लेजर बन, आपका दिल कर रहा है डायरेक्ट एंट्री करें, इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट, ना भाई ना, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर डेबिट करेंगे, फिर वहां से परचेज निकाल के इन्वेंट्री में जैसे करते थे डायरेक्ट मेथड में वैसे ही करना है। ठीक है, ओके हो गया, ओके। अच्छा, अगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही लिख दे फिर क्या करेंगे? फिर तो लेना ही वही है, मसला तो परचेजेस का है, ठीक है, लेकिन बैंक के लिए। हाँ, आज ये मसला इसलिए नहीं है कि रिसीट और पेमेंट वैसे ही इकट्ठा कर दिया, रिसीट पेमेंट मतलब कैश और बैंक वैसे ही इकट्ठा हो गया है, तो ये पता नहीं कैश का या बैंक का, हमें इससे क्या, हमारी तो जिंदगी आसान हुई पड़ी है, दोनों लेजर इकट्ठे हुए पड़े, तो इसकी पेमेंट साइड के ऊपर अगर आ रहा है तो ये भी पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, आगे रेंट एंड रेट्स हैं, पेमेंट टू डुगडुगी वाला है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंसेस है, और वो जो छोटू है उसकी वेजेस हैं, और फिर यहां पर क्या आ रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो ये ओपनिंग कहां जाने हैं ये बताऊंगा, स्टार लगाया हुआ है एंड पे जाके, बिल्कुल सबसे एंड पे ये एडजस्टमेंट देखेंगे, ये ओपनिंग कहां जाना है। बाकी सारे डेबिट्स की डबल एंट्री हम करेंगे जब हम जिन जिन वाले लेजर ओपन किए बैठे होंगे, तो जो लेजर होंगे यहां का डेबिट उनमें क्रेडिट रेलेवेंट जगह पे, और यहां के क्रेडिट उन रेलेवेंट लेजर्स में डेबिट, और जिनके लेजर नहीं होंगे तो डायरेक्ट इनकम है तो इनकम में, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में, अभी देखेंगे, सवाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग आ रहे हैं, बॉटल स्टॉक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, फिर क्रेडिट फॉर बॉर्डर रेंट, ट्रेड अक्रूड, फिडेलिटी बॉन्ड, ये बताता हूं, फिलहाल इसके आगे लिख लो लायबिलिटी है, बता दूंगा, लेकिन फिलहाल लिखो ये क्या है, लायबिलिटी क्या होती है अभी बताता हूं। अच्छा, अब एक चीज परेशान कर रही है, ये सब्सक्रिप्शन होती क्या है, एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन होती क्या है, इनकम, एरियर और एडवांस, ये तो एक्रूअल नहीं आ गया फिर, ओ हाँ, गया ही कहां था, लेकिन यहां और शिद्दत से आ गया। यहां पे एक दो सवाल ऐसे दिखाऊंगा जिसमें बात ही सिर्फ एक सवाल है, एक्रूअल ही चल रहा है उसमें, है ही एक्रूअल सारा। ठीक है, हम एक्सपेंसेस के एक्रूअल को तो नहीं भूले, हर सवाल में आई होते थे, इनकम वाला जरा कम कम हुआ था, लेकिन कच्चा कोई नहीं है, हमने ये काम किया हुआ है बच्चों। ये लेजर याद है, यही लेजर बना, यही लेजर है इकट्ठा, सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी आ रही है सर, एरियर में भी आ रही है, एक ही वक्त में, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये तो सबसे ज्यादा हो सकता है। रेंट में तो फिर समझाना पड़ता था आपको, सब्सक्रिप्शन का नाम उस वक्त नहीं लिया था, मैंने कहा था अगले टॉपिक में आएगा सब्सक्रिप्शन, बड़ी प्रैक्टिस होगी, हर सवाल में इनकम का एक्रूअल होना है, इसमें सब्सक्रिप्शन होनी है तकरीबन। ठीक है, अब ये तो ज्यादा दिल को लगने वाली बात है, मिसाल के तौर पर 100 मेंबर्स हैं हमारे क्लब के, 70 मेंबर एडवांस में पैसे देते हैं और 30 एरियर में देते हैं, तो सब्सक्रिप्शन इनकम एट द सेम टाइम एडवांस में भी हो सकती है, एरियर में भी हो सकती है, ओपनिंग पे भी, क्लोजिंग पे भी। ओके, अब ये इनकम का लेजर अगर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर इनकम रिसीवेबल है तो वो एसेट है, और अगर इनकम एडवांस में ले लिए तो वो लायबिलिटी है। ठीक है, अगली बात, इनकम के लेजर में कैश क्रेडिट साइड पे आता है और प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर जो इनकम है वो डेबिट साइड पे आती है। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती थी ना, अब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो वो प्रॉफिट या इनकम या एक्सपेंस ही जाता था ना, इनकम एक्सपेंडिचर में भी इनकम या एक्सपेंस नहीं जाना है, बस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में जा रहा है। अगली बात, अगर इनकम रिसीवेबल है तो याद करो एसेट है, एसेट है तो करंट एसेट में, और अगर इनकम एडवांस में है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी में। क्यों लायबिलिटी है? प्रोवाइड ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। क्यों एसेट है? राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं हमने, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि अब हर सवाल में इसको अप्लाई करना है, पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह मजीद। रिसीवेबल खतरनाक लफ्ज था, मैंने कहा असल में ना, मैंने आपको कहा था ये जो ऊपर वाले 4-5 लिखे हुए हैं ना, एक्रूड, ड्यू, ओइंग, एरियर, आउटस्टैंडिंग, बड़े खतरनाक लफ्ज है। ये एक्सपेंस के साथ लगे तो पेबल का मतलब देते हैं, इनकम के साथ लग जाए तो रिसीवेबल का मतलब देते हैं। तो ये मेहनत भाई, ये हाइब्रिड में क्या हो गया है, हाइब्रिड 2 में नजर आ रहा है जी, सही है, नजर आ रहा है बच्चों, हाथ खड़ा कर दें, सही है तो अच्छा जी। तो ये सारा मेहनत करके आए थे, इसी दिन के लिए मेहनतें की हुई थी, इनकम की भी, एक्सपेंसेस भी आप देखते हैं, अक्रूवल के 2.5 दिन लगे हुए, फिर उन्होंने जान नहीं छोड़ी, हर टॉपिक में तकरीबन साथ चलते ही आए हैं। तो ये अभी भी आपके साथ, कैश फ्लो में भी आपके साथ। इनकम जरा कम आती थी, एक्सपेंसेस हर सवाल में आए होते थे, यहाँ पे एक्सपेंसेस तो होंगे ही, इनकम भी हर सवाल में होगी, तो इंशाल्लाह ये अक्रूवल मजीद पक्का हो जाएगा आपका। ओके, तो ये वो पुराना लेडजर है जिसको हमने रिवाइज करना था। लो भाई, हो गया रिवाइज, चलो। अब मेरे ख्याल में सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाना 1 मिनट का काम है। सब्सक्रिप्शन के लेजर के अंदर आपने ओपनिंग एरियर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एरियर, क्लोजिंग एडवांस, कैश एंड बैंक, वो रिसीट एंड पेमेंट में आपको कैश की फिगर नजर आ रही थी, वो लिखना है, इनकम की फिगर बैलेंसिंग, इनकम चली जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर में, और क्लोजिंग जरा जाग के सुने, क्लोजिंग एडवांस या एरियर जो होगा अपने हिसाब से बैलेंस शीट में लायबिलिटी या एसेट्स में चला जाएगा। ये टॉपिक है सारा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब इसको भी फटका दें जरा, ये क्या चीज होती है, ऐसे फिर आपको होगी ये पता नहीं क्या है, पता नहीं सर ने बताया नहीं, हालांकि मैं पहले सुबह बता दी है, लेकिन आज से पहले मैं कहता था ये कल बताऊंगा,
मैं नहीं बताऊंगा, ये कहता था, ठीक है। लेकिन सादा सी बात है, चलो सुन लो। फिर ये है पुराना कॉन्सेप्ट, अब इसका रवाज नहीं रहा इतना। ये अब छोटू जो हमने रखा है खोखे पे, आपको पता है कि ये तो है नहीं कि एक बोतल बेचेगा और भागा भागा कैश ला के कैशियर को देगा, ये पकड़ो। नॉर्मली ये होता है कि सारे दिन की सेल्स वो करता रहता है और डे एंड पे एक बार पैसे जो इकट्ठे होते हैं जाके कैशियर को दे देता है। स्टूवर्ड नहीं एंट्रीज करता, ये छोटू नहीं करता, ये पैसे ला के देता है अकाउंटेंट को, और अकाउंटेंट डे एंड पे एंट्री कर लेता होगा कैश या बैंक डेबिट और सेल ऑफ बॉटल्स क्रेडिट, ठीक है ना। अब देखो इसके सामने हमारा कैश एक्सपोज है एक दिन के लिए, तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि जी मिसाल के तौर पे हमारी रोजाना की सेल 150 हो जाया करेगी। तो उसको हमने कहा नौकरी चाहिए, बेटा जाग के बैठे, नौकरी चाहिए यार, ये ऐसी थोड़ा तेज करा दे, बच्चों को नींद आ रही, बीच वाले भी चला दें, ठंड से जागेंगे, थोड़ा सा एक बार चलवा दें जी, थोड़ा निग्गा काम होता है ना, तो नींद आ रही होती है जी। सुनो हमने अंदाजा लगाया कि 150 की सेल होती है रोज, कैश इतना पड़ा होता है दराज में। तो हमने से कहा भाई नौकरी करनी है ना, तो 200 रुपए सिक्योरिटी जमा करा दो, सिक्योरिटी जमा करा दो, ये आपकी अमानत होगी हमारे पास। जिस दिन आप नौकरी छोड़ के जाओगे ये 200 आप वापस ले लेना, सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद को सिक्योर कर लें। ये ना हो कि वो शाम को जाते हुए हाथ साफ करके घर ही चला जाए और वो आखिरी बार हम उस छोटू को देखें, अगली बार वो नजर ही ना आए। तो उसका 200 पहले ही रख लिया है कि जितनी को सेल होती है नॉर्मली, तो उतने पैसे हमारे पास सिक्योरिटी पड़े हो। तो जब इसको नौकरी दी होगी, ये पुरानी बात है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग सेम आ रहा है, ये पहले को इसको रखा होगा नौकरी पे, तो जब रखा होगा नौकरी पे तो उसको कहा होगा पैसे ला दो, 200 रुपए ला दो, तुम्हारी अमानत, बॉन्ड कहते थे इसको, फिडेलिटी बॉन्ड, ठीक है। इसका रवाज अब नहीं, आप लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो वो लेकर आ गया। अब जब लेकर आया तो उसकी एंट्री हुई कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। अब जब ये जाएगा वापस तो फिर इसका हिसाब किताब क्लियर हुआ तो ये लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है ना। तो बहरहाल इसमें सिर्फ इतनी सी बात ही बतानी थी, पुराना एक कॉन्सेप्ट, एक लायबिलिटी, और इसमें मूवमेंट भी कोई नहीं है, बस ये बैलेंस शीट के अंदर आपने क्लोजिंग लायबिलिटी शो करनी होगी। ओके जी लायबिलिटी है हम पर, हमने एज अ सिक्योरिटी उससे पैसे लेकर रखे हो, ये हम पे लायबिलिटी है क्योंकि उसकी अमानत है हमारे पास, जब जाएगा तो ये पे करने पड़ेंगे ना, तो लायबिलिटी है, हाँ सिक्योरिटी के तौर पे रखी है। बी एडजस्टमेंट एंड पे करते हैं, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट बी की होगी और फिर सारा सवाल खत्म हो जाएगा और फिर वो मैं बताऊंगा ओपनिंग में कहां जाना है, ठीक है। चलो जी फिर अब काम शुरू करते हैं। हम जो है वो सवाल को एक बार गो थ्रू कर गए। अब हमने जिन वाला काम करना है, ठीक है, जिन वाला। तो जिन के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है उनके लेजर्स बना लेंगे, लेकिन जरा ध्यान से नहीं, वो सिवाय नहीं, वो तो मुश्किल काम था, मैं ये तो कह रहा हूं बहुत आसान है, बस यहां भी इतना ही रूल है, जिन के ओपनिंग क्लोजिंग है उनके लेजर बना लो, बस रूल खत्म, बस सवाल भी खत्म हो जाएगा अभी देखना 2 मिनट में जी। लेकिन ध्यान से मैंने कहा था देखा करो। अब देखो पूरे कैश फ्लो में आदत पड़ी हुई थी, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, तो हमेशा सवाल में ध्यान से देखा करो, ये 9 सारे ओपनिंग क्लोजिंग में पड़े हो, तुम्हारे सारे क्लोजिंग ओपनिंग में पड़े हो, ठीक है। तो आज ओपनिंग पहले है, क्लोजिंग बाद में है। लो जी, बॉटल स्टॉक अपना स्टॉक ऑफ बोतलेंस ओपनिंग 1630, क्लोजिंग 1850, ठीक है बेटा, को मसला है। अच्छा नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन एरियर एडवांस, एक ही लेजर बनेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लेते हैं यहां पर, और सब्सक्रिप्शन लिखना ही सही है, लेकिन आपको पता है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यहां पर इनकम भी लिखा करता हूं ताकि आपको कोई गलती ना लगने का चांस रहे, ठीक है। अब इनकम है, जाग के बैठे, इनकम है इन एरियर्स का लफ्ज इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल, ठीक है। तो इनकम रिसीवेबल है यार। ये हाइब्रिड 2 में कोई मसला तो नहीं है, जरा जाके साकिब देखें यार, बच्चा जाके देखें यार, ये रोशनी क्यों कम होगी, इन्होंने खुद लाइट बंद करवाई है या मेरा लेक्चर सही चल रहा होना चाहिए। अच्छा जी बेटा, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ओपनिंग रिसीवेबल 770, क्लोजिंग 620। देखो एसेट रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, भाई उनको मेरी तस्वीर जा रही है, जाके चेक करें, वो मेरी तस्वीर ही खत्म हो गई है, ठीक चल रहा है। साकिब आप उसी क्लास में चले जाओ, उसी में ही बैठो, और जरा भी गड़बड़ो बताना, मुझे इनकी वीडियो नजर नहीं आ रही, फौरन आना, मुझे रोक देना आके, ठीक है। अच्छा जी, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये क्या है, एडवांस में इनकम तो लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग लायबिलिटी 250, क्लोजिंग 310, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर बोतलेंस परचेजेस, जी क्रेडिटर का लेजर आ जाएगा, वही दोनों दोस्त आ गए, आज डेटर कोई नहीं है, तीसरा दोस्त नहीं है इनका, बाकी स्टॉक और क्रेडिटर जहां से परचेज निकल कर जाती थी, वही काम है, ठीक है जी। क्रेडिटर ऑफ बॉटल्स
ओपनिंग लाइबिलिटी है 1330 और क्लोजिंग 1150। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये ज़्यादा नंबर देने वाला सवाल क्यों है, आप एडजस्टमेंट नहीं भी कोई करते तो ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है, ये क्लोजिंग एसेट है, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है, ये क्लोजिंग एसेट है, बैलेंस शीट में चीज़ें गई नहीं गई, इसके भी नंबर हैं। ये तो ज़्यादा नंबर देने वाला सवाल है। खैर चलें इधर देखें जी। उसके बाद क्या है जी, रेंट एंड रेट्स एक्रूड, रिसीवेबल ना, एक्सपेंस के साथ एक्रूड या एरियर लगा हो तो पेबल का मतलब देता है, तो रेंट एंड रेट्स ये दोबारा कर लेंगे ना, ये तो थोड़ी आपको जी। रेंट एंड रेट्स, और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक्सपेंस भी लिख दिया मैंने, ठीक है जी। लाइबिलिटी है, एसेट है, मतलब रिसीवेबल प्रीपेड है या पेबल है, एक्रूड पेबल। ओपनिंग 750, क्लोजिंग 820। उसके बाद फिडेलिटी बॉन्ड में कोई मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन लिख लो लाइबिलिटी क्लोजिंग में, तो बैलेंस शीट में जाना है ना, भूल ही ना जाओ कहीं। ये बैलेंस शीट है, ये कैश फ्लो थोड़ी क्लोजिंग में नहीं जाना। चलो जी ना भी बनाए तो काम चलेगा। हाँ अगर ना भूलो तो लाइबिलिटी में लिख लो, फिर लेजर ना बनाओ, मूवमेंट कोई नहीं है इसमें किसी किस्म की। ठीक हो गया जी। चले, जिन जिन वाला काम हो गया, यहां तक आप साथ हैं, यहां तक आपने भी साथ साथ लिखा, ऐसे ही है ना। अब आपने 2 मिनट के लिए कुछ नहीं करना, मैं पहले सारा काम करूंगा, फिर मैं 2 मिनट रुकूंगा और आप बगैर इधर देखे उसको कर लेना, ताकि नकदो नकदी ही हमारी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने कहा ओपनिंग ने कहां जाना है, ये एंड पे बताऊंगा, एंड पे, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी इसमें है ना, अब उसको माफ नहीं करना। ये रिसीट्स हैं, इधर डेबिट तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होनी है। जिसका लेजर बना होगा वो क्रेडिट उस लेजर में डाल देंगे, जिसका लेजर नहीं होगा बारो बार इनकम। ऐसे ये एक्सपेंस, ये पेमेंट्स हैं, ये पेमेंट्स इधर बैंक या कैश की क्रेडिट है, ये दूसरी तरफ डेबिट होंगी। डेबिट अगर लेजर बना हुआ है तो इस क्रेडिट का रेलेवेंट डेबिट उसमें डालेंगे, और अगर नहीं है कोई एक्सपेंस का लेजर तो सीधा ही एक्सपेंसेस में फेंक देंगे। अब ये काम साथ साथ नहीं करना, थोड़ी देर रुक कर देख लें, 2 मिनट का काम नहीं है और सवाल एंड हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास टाइम है, मैं रुक कर आपको टाइम दूंगा कि आप यही काम दोबारा कर लें ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। लो जी, ओपनिंग ने कहां जाना है, इस पर स्टार लगा होगा। अब सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड पर पड़ी है, यानी पैसे आए हैं। ये कैश एंड बैंक लिख दो, रिसीट एंड पेमेंट लिख दो, आपकी मर्जी है क्या लिखना चाहोगे वहां, कैश एंड बैंक। जरा कैश एंड बैंक एक दिन लिख लेते हैं, फिर रिसीट पेमेंट का मतलब कैश एंड बैंक ही होता है, ठीक है। तो ये देखो, ओ हां एक उसूल और लिखो, जगह नहीं है तो कहीं सज्जे खब्बे लिखो। यहां पर ये मैं इसके लिए लिखवा रहा हूं, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि टाइम बचा करेगा पर्चे में। तो लिखें, पहले सुने फिर, ताकि प्लान हो जाए कितना लिखना है। पहले सुने, एनपीओ के सवालों में अगर कैश या बैंक का लेजर ऐसी तरह दिया हो कि ओपनिंग, डेबिट्स, क्रेडिट्स और क्लोजिंग आ रहा हो, तो हम इसको दोबारा बनाएंगे नहीं। लेजर बनाना चाहिए था ना, जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग आ रहे हैं, इसका भी तो ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा था, इसका लेजर क्यों नहीं बनाया, वक्त बचाया है। ये बना बनाया लेजर है, जो लेजर में डबल एंट्री करनी है वहां पे ओपन करके डेबिट लिख के क्रेडिट लिखे, उससे बेहतर है यहां लिखे हुए को टिक कर लें और सिर्फ क्रेडिट कर दें दूसरी तरफ जाके, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक सहूलत हुआ करेगी पर्चे में, अगर कैश या बैंक का लेजर ऐसी तरह बना दे कि ओपनिंग, डेबिट्स, क्रेडिट और क्लोजिंग मौजूद हो। अब कैश एंड बैंक अलग अलग भी हो सकते हैं और रिसीट पेमेंट भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली बैंक का लेजर या रिसीट पेमेंट हो तो इस तरह बनता है, कैश का बनाना ही पड़ता है। बहरहाल उसूल लिखो। देखो, एनपीओ के सवालों में अगर मैं क्या लिखवा ही दूं, वरना तो बच्चे सो ही रहे। एनपीओ के सवालों में अगर रिसीट पेमेंट अकाउंट, रिसीट पेमेंट ब्रैकेट में लिखो कैश स्लैश बैंक, एक ही बात है ना। एनपीओ के सवालों में अगर रिसीट पेमेंट यानी कैश बैंक का लेजर ऐसी तरह दे दे, ऐसी तरह आप इस तरह लिख लें, ऐसी तरह दे दे के ओपनिंग आ रहा हो, बल्कि यूं लिखो कि ऐसी तरह दे दे कि ओपनिंग, डेबिट्स, क्रेडिट्स और क्लोजिंग आ रहे हों। अलग अलग क्या लिखना, ओपनिंग्स, डेबिट्स, क्रेडिट्स और क्लोजिंग आ रहे हों। तो हम सॉल्यूशन में इस लेजर को दोबारा नहीं बनाएंगे, तो सॉल्यूशन में हम इस लेजर को दोबारा नहीं बनाएंगे। वरना आपको कहना चाहिए था ना, सर जी ये भी तो जिन जिन में आ रहा है। अब दोबारा सुनो, साथ साथ झातियां मारने वालों दोबारा सुनो, जो आसपास झातियां मार रहे हैं। एनपीओ के सवालों में
अगर रिसीट पेमेंट यानी कैश या बैंक का लेजर ऐसी तरह दे दे कि ओपनिंग डेबिट्स, क्रेडिट्स और क्लोजिंग आ रहे हों, तो हम सॉल्यूशन में इस लेजर को दोबारा नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो जान छूट गई, काम हो गया। यानी अब वो लेजर बनाकर उसमें डेबिट लिखकर क्रेडिट लिखने की बजाय जो डेबिट लिखा हुआ उसको टिक कर देंगे डेबिट बोलते हुए। ठीक है, इधर देखो, रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट क्रेडिट 13,690। यहां पे रिसीट पेमेंट लिख लो, कैश एंड बैंक लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये डबल एंट्री जो है ना साथ साथ नहीं करना, मैं कह रहा हूं अभी ये रुकना है, वॉल पॉइंट्स डाउन होने चाहिए। अभी मैं 2 मिनट में ये सारी एंट्रीज इधर पहुंचाऊंगा, आपने देखना है ध्यान से, फिर उसके बाद 2 मिनट दूंगा, आप खुद करेंगे। ठीक है, खुद करेंगे मतलब इधर नहीं देखेंगे, इधर देखकर खुद ही कर लेंगे, ये काम आसान काम है। ठीक है, तो लेजर का डेबिट जब बोल रहा है ना तो उसको टिक कर देना है ताकि वो डेबिट। ठीक है, तो अब ओपनिंग कहां जाना है, एंड पे बताना है। अभी फिलहाल सिर्फ रिसीट्स पेमेंट्स जो है इनको हमने पोस्ट करना है डबल एंट्री से। ठीक है, अब इधर देखो, रिसीट पेमेंट डेबिट टिक, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, रेलेवेंट लेजर मौजूद था उधर लिख दिया, ना होता तो डायरेक्ट ले जाते इनकम में। नेक्स्ट, बॉटल सेल्स से आने वाला पैसा डेबिट, रिसीट पेमेंट डेबिट और बॉटल सेल्स क्रेडिट 24,000। ये एंड पे ना एडजस्टमेंट बी की वजह से चेंज होगा, लेकिन वो फिर बाद में काट के सही कर लेना, फिलहाल इसको उसको मत सोचो फिलहाल। ठीक है ना, फिलहाल गलत लिख लेना, बस एक लाइन लगा के फिर एडजस्टमेंट होगी, सही कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि डबल एंट्री एक बार करना सीख लो। ओके, अब एंट्री क्या बनी, रिसीट पेमेंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। और अगर डेटर का लेजर होता, ये हम उधार पे भी बेचते थे मेंबर्स को, तो फिर डेटर का लेजर बनता और ये वहां पर पहुंचती और वहां से सेल निकलती, लेकिन डेटर है नहीं तो इसका मतलब कैश सेल्स ही करते हैं। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट है, स्टॉक में सेल्स आएंगी, इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। हाँ, नेक्स्ट जी, पुराने कंप्यूटर बेच, मीटर बेच, छान बूरा बेच, सारा मैंने बेच दिया, सारी क्लास जी। वो बंदा आया, कुछ हमारे पास कबाड़ में पड़े हुए थे पुराने मीटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, हमने उसको फेंक दिया, स्क्रैप है, कोई डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बनाना, सिंपल रिसीट पेमेंट डेबिट और लेजर कोई नहीं है तो इनकम क्रेडिट। क्या लिखा हुआ है उधर, अदर सेल्स फ्रॉम डिवाइसेस, सेल ऑफ डिवाइसेस लिख देता हूं यार, सेल ऑफ डिवाइसेस, तो डायरेक्ट आ गया। कितना है जी, पुराने कंप्यूटर वेच, मीटर वेच, कंप्यूटर जी, एंट्री बनी रिसीट पेमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, लेगेसी है, सॉल्यूशन में मत देखना ये कहां पे लिखा हुआ है, मैं तो कह रहा हूं बस ये पैसे आ गए, ये हमारी क्या है, इनकम ही है, तो इसकी एंट्री रिसीट पेमेंट डेबिट लेगेसी इनकम क्रेडिट। लेगेसी इनकम 2,000 रुपए की इनकम हो गई, कोई गया हमें तो आया, कोई गया हमें तो आया जी, ऐसी है दुनिया। और बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम है डायरेक्ट, हो सकता है अगले सवालों में जाकर वो कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल टाइप कोई चीज भी बता देंगे तो फिर वो लेजर में से होकर एक इनकम की फिगर निकलेगी, वही मुश्किल काम किया तो आसान है। ठीक है, अब एंट्री रिसीट पेमेंट डेबिट बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम, रिसीट साइड पे है ना तो इनकम हुई। ठीक है, लेजर था नहीं, डायरेक्ट ले आए, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट 4। ओह, आपका अपना नाम नंबर, आपका अपना फेवरेट नंबर आ गया, ताड़ा अपना नंबर आ गया जी। डेबिट साइड इज ओवर, ठीक है, क्रेडिट साइड पे चलते हैं। पहले ये असूल लिखवा दिया, जिंदगी आसान हो चुकी है। लग तो रहा था परचेजेस हैं, लेकिन ये असूल आपको लिखवाया, लग तो रहा था कि परचेजेस हैं, लेकिन ये असूल आपको लिखवा दिया। इसको हम क्या लेंगे जी इस टॉपिक में, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट साइड पे पड़ा है ना, तो अब एंट्री पड़ेगी क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। तो क्रेडिटर का लेजर मौजूद है, क्रेडिटर डेबिट कितने से, ये देखो क्रेडिटर ऐसे ऐसे एंट्री डबल करनी ताकि पता लगे डबल एंट्री हो रही है। लेजर बंद नहीं ना रहा, टाइम बचाया, कितना टाइम बच रहा है, वरना लेजर बना था तो क्रेडिट साइड पे इसको लिखते हैं। अब एंट्री पड़ी क्रेडिटर डेबिट, क्लास सही चल रही है, क्रेडिटर डेबिट और रिसीट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, यहां लिखा नहीं कैश एंड बैंक, नेक्स्ट उधर कैश एंड बैंक लिख दिया और यहां पे पहले से लिखा हुआ था, कितना टाइम बच गया। ठीक है, नेक्स्ट रेंट एंड रेट का भी लेजर मौजूद है, तो लेजर में पोस्टिंग होगी। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, रेंट एंड रेट डेबिट 7880 से रेंट एंड रेट अकाउंट डेबिट और रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक जो भी लिखना चाहो वो क्रेडिट। समझ आ रहा है, तो देखने से समझ आ जाता है, फिर करके पक्का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट टू एंटरटेनर्स। एक दिन हमारे सारे क्लब मेंबर्स उदास बैठे थे, जैसे ये उदास बैठा है, ठीक है, हमने सोचा क्यों ना इनको थोड़ा खुशी करें, तो बाहर से बंदर वाला गुजरा था, उसको बुला लिया।
ठीक है। अब बंदर वाले ने आगे डुगडुगी बजाई, बंदर ने तमाशा किया और सारे मेंबर खुश हो गए। बंदर वाले को हमने 3360 पे कर दिया। पेमेंट टू एंटरटेनर्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, ठीक है। हाँ ऑस्ट्रेलियन बंदर था जी। तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो, एडजस्टमेंट समझो और करो जी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, बोलो। अब लेजर कोई नहीं है, लेजर कोई नहीं है, होता तो वहां पे फेंकते, नहीं है तो डायरेक्ट, ठीक है। एंट्री बनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंसेस में आके एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, कितने से? ये एक्सपेंस है, नेगेटिव। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक क्रेडिट, ठीक हो गया। ऐसे ही अगले दो हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंस। ये दोनों का भी लेजर कोई नहीं है, इसलिए अब पेट्रोल बड़ा लग रहा था, मैंने कहा एक ही बार बता दूं, ये दोनों की एंट्री होगी एक्सपेंस, रेलेवेंट एक्सपेंस डेबिट, डायरेक्ट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। चलो पहले कौन सा है जी? स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड तेजियां चेक करो आज मेरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 1720 से डेबिट, और वो हमें भाई दिखाना जरा कैश एंड बैंक क्रेडिट। वापस आए, दूसरा कौन सा है? जनरल एक्सपेंस डेबिट, जनरल एक्सपेंस डेबिट और कैश एंड बैंक या रिसीट एंड पेमेंट 4490 से क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा अभी कल से ही इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले दिनों में यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, बैड एक्सपेंस आएगा, चीजें आएंगी। क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स एसेट नहीं होते? उनका डिस्पोजल भी होगा, गेन लॉस भी आएगा, सब कुछ इधर होगा, सब होगा। नेक्स्ट, बॉटल्स टूवर्ड्स वेजेस। अब ये भी एक्सपेंस है, लेकिन चूंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का स्पेसिफिक एक्सपेंस है, मैंने हाइब्रिड में भेज के खड़ा कर देना है वहां पे जी। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का स्पेसिफिक एक्सपेंस है, तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालना, बल्कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में डालेंगे जो अलग वर्किंग है, वहां से फिर नेट में ही असर तो इसका पहुंच ही जाता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो गई स्टूवर्ड वेजेस एक्सपेंस 8300 से डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। आपके दिल में आ सकती है कि सर ये तो फिर हमने तो इनकम एक्सपेंडिचर हमने तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ लिया है, अब तो माशाल्लाह हम पढ़े लिखे हैं, इंट्रो में हमने इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ा है, वहां पर तो कहते थे ये डायरेक्ट वेजेस हैं, इनको कॉस्ट ऑफ सेल में डालें। भाई इतनी बहसों में मत पड़ो, ठीक है। ये तो मैं कह रहा हूँ ये कॉस्ट ऑफ सेल भी यहाँ पे जीपी भी ना लिखते, इकट्ठे ही इनको माइनस कर लेते, तो एक वर्किंग करनी है छोटी सी अलग से हमने, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्मेट का मसला नहीं है, जैसे मर्जी बना लो। मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल सीधी इन्वेंट्री से निकल आती है, उसके अलावा कोई एक्सपेंस हो तो वो बाद में रख देंगे, तो कोई फॉर्मेट की पाबंदी तो है नहीं। आप कह सकते हैं वेजेस हैं तो डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल है, तो यहां पे डालें जी कॉस्ट ऑफ सेल में, हाँ डाल लो, आपकी मर्जी है, पर मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूं। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, उसके बाद कोई डायरेक्ट खर्चे हो, डायरेक्ट इनकम हो तो बाद में लिख लो, क्योंकि सेल डेटर वगैरह से निकल आती है, डायरेक्ट आ गई, और कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री से निकल आती है, तो ये आसान काम है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, आपकी मर्जी, ठीक है। और ये क्लोजिंग्स कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। कुछ छोड़ना नहीं है इधर, जो छोड़ा हुआ है वो बताया हुआ है, वो एंड पे बताऊंगा, और आइंदा से वो नहीं छोड़ा करेंगे, वरना ये ना पर्चे पे पड़ा रह जाता है। लेजर सारे इधर पड़े हैं, ये लेजर बनाया नहीं है, तो इसकी चीज जो है ना, क्लोजिंग भी नहीं छोड़ना, अभी पहुंचाओ, और ओपनिंग भी जहां पर जाना होगा वो स्टार्ट में लिख दिया करेंगे, कल से इंशाल्लाह जब पता लग जाएगा तो, ठीक है, ताकि ये मिस ना हो जाए कहीं। ओके, तो क्लोजिंग एसेट्स है तीनों। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट 6400 क्लोजिंग बैलेंस है, और डिपॉजिट अकाउंट 4600 है। अच्छा, अब कैश इन हैंड जो है ना, इसमें आखिरी एडजस्टमेंट ने हिट होना है, लेकिन मैं फिलहाल इसको भी बाहर ही लिख रहा हूं 30, फिर मैं ओहो ये एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट इसको और इसको हिट करेगी तो इनको ब्रैकेट में ले आऊंगा और सही कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैंने ये सारा कुछ पूरा कर लिया है। ओपनिंग को छोड़कर बाकी सारे डेबिट्स क्रेडिट्स, ठीक है, ओपनिंग को छोड़कर बाकी सारे, आप मेरे साथ साथ आमिर भाई क्यों चल रहे हैं, ओपनिंग को छोड़कर सारे डेबिट्स क्रेडिट्स यहां पर आकर क्लोजिंग भी यहां पर हमने पहुंचा दिया। अब इसके लिए 2 मिनट काफी, तो इधर ले आए कैमरा, सोल्यूशन से देखो, सोल्यूशन वाली तरफ कोई ना देखे, मैं उस तरफ खड़ा हो रहा हूं, खबरदार किसी ने देखा जल्दी करें भाई। हाइब्रिड 2 गर्ल्स की खैर खबर दे दे, नो वीडियो आ रही है यार, यहां पे ऐसे वहम सा लगा हुआ है, ऐसे ही कोई गड़बड़ हो क्लास में फौरन आके मुझे रोकना है साकिब आपने, और वहीं पे बैठना है। नहीं लेजर उधर देखो, लेजर ओपनिंग क्लोजिंग करके ओपन तो कर ली है, करने थे ना,
जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं देख रहा हूं कि आप लोग उधर देख रहे हैं या नहीं। मैं इधर इसलिए आ गया, कुछ लोग बहाने से मेरी तरफ देखते हैं ऐसे, सर क्या हाल है, साथ उधर से भी चाती मार ली, मैं इसलिए इधर आ गया। अब तो जो उधर देखेगा वो इसी नीयत से देखेगा कि मैंने नकल करनी है। एंट्री करना भाई, करना एंट्री। तुम मुझे इधर भी देखी जा रहे हैं, इधर सोल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे पीछे। हाँ भाई, क्या है? तो बांग्लादेश की टीम को सपोर्ट करते हो? इंडिया को? ये हाँ मैंने देखा अभी, एक दो बच्चों ने उधर ऐसे मुंह इधर ही रखा हुआ था और ऐसे करके देखा, ऐसे करके मैंने देखा अभी। अल्लाह माफ करे, खुद नहीं करना काम, टाइम दे रहा हूं, आराम आराम से करा रहा हूं। नहीं, मुश्किल चीज सब्सक्रिप्शन इनकम थी, वो पहले ही हमने, बाकी तो फॉर्मेट्स ही हैं आज जो सीखने। कितने बच्चे ऐसे जो सारी डेबिट क्रेडिट, बेटा आपने उधर देख के किया ये सवाल, मतलब इधर देख के करने का कहा है मैंने। कितने बच्चे कर चुके हैं 100%? जल्दी, शाबाश। मैंने कब मना किया था लेजर बनाने से? बाकी अब जिसे नकल करनी है करे भी, फायदा तो इसी का ही होना है कि आप हाइब्रिड वाले तो नहीं कर सकते, मैंने कैमरा इधर रोक दिया। ऑनलाइन वाले भी घर बैठे हैं, काश के उधर नहीं, वो तो वापस जाएंगे, वापस जाके पॉज करेंगे, वहां से लिख लेंगे। शर्म करो, ऐसे करने से पहले सोच लेना 10 बार 100 बार सोच लेना घर वालों ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ आप लोगों पे। ऐसी 2 नंबरी लगाने से पहले किसके लिए नकल कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए नकल कर रहे हो? बच्चा तो आई कैप ने लेना है भाई, ना मैंने लेना है ना अम्मा ने लेना है, वरना हम पास कर ही देते। आप कितने बच्चे खा चुके? ऑलमोस्ट 50%। भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ग्लासेस वाले भाई हो गए, जरा चेक करो जरा। अब बैठ जा यार, बैठ के आ जाओ, आ रहा हूं मैं, आके चेक कर लेता हूं मैं, जरा चेक तो करें कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हाँ, रजिस्टर किधर है? जबानी दिमाग में सवाल कर रहे हैं, दिमाग में कर रहे हो ना सवाल है? नहीं सर, 2 दिन बाद आए हो तो तुम सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो साथ हैं? सवाल क्यों नहीं कर रहे हो साथ? सवाल अब कितने बच्चों ने फौरन सवाल सॉल्व करना शुरू किया? फनकारियां ना लगाओ, कहां पे सॉल्व कर रहे हो दिखाओ। ये तो पुराने वाला है, ये तो पुराने वाला है। ट्राई कैसे कर लिया? तुम्हें कैसे पता था मैंने ये सवाल करवाना है? 2 नंबरियां ना लगाया करो, एनक ना होती मैं तेरा सिर मार देना सी इधर। हाँ भाई देखा, अब लिख रहे थे, देखा सर जी आप ना बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ा होकर दिखा था, ये चेक करें। मैंने कहा सर आपने कौन सा आ जाना था? हाइब्रिड वालों में आ रहा हूं, चलो कोई नहीं, किया हुआ है मुझे लग रहा है, तो आई 5 वैसे चला था तो उनको शक पड़ गया था कि आ रहा है। असल में बहुत सफर है, फिर लेट हो जाएंगे, जरा पूरा कर ले। चले जी, लो भाई सवाल खत्म हो गया, सिर्फ एक एडजस्टमेंट रह गई है आखिरी। कोई रहता है अभी तो हाथ खड़ा करे। है? अच्छा जी सुने, अब तरतीब ये है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली होता है कि हमारा स्टूवर्ड जो था छोटू, वो छोटू जो है वो डे एंड पे सारी सेल का कैश जो इकट्ठा होता है बोतलों का, वो कैशियर को दे के जाता था। कैशियर अकाउंटेंट वो एंट्री कर लेता था, कैश या बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट, ठीक है। लेकिन 30 सितंबर 1993 की शाम को छोटू की अम्मी की कॉल आई, बेटा मामू आए हुए गांव से, जल्दी से घर आ जा। अब वो 5 बजे की बजाय 4 बजे खोखा बंद करके बताया पूछे बगैर निकल गया, पैसे अंदर ही रह गए, लेके नहीं गया। बेईमान नहीं है, अच्छा ईमानदार है, ठीक है। लेकिन उससे मसला क्या हुआ? मसला यह हुआ कि 30 सितंबर को जो बोतलें बिकी थी उनका कैश उसके दराज में ही पड़ा रह गया, कैशियर के पास नहीं गया। तो अब क्या करना चाहिए? उसको फिर अगले साल 94 वाले में डाल दें? नहीं भाई, पैसे आए पड़े थे, रिकॉर्ड होने से रह गए थे, लग गया पता तो कर लो रिकॉर्ड, ठीक है। लग गया ना पता, कहां पता लगा? ये पता लगा, पढ़ो। बॉटल सेल्स ऑफ 480 ऑन द शाम ऑफ 30 सितंबर 93 हैव बीन रिटेन्ड इन द स्टूवर्ड्स ऑफिस। खोखे की दराज में हमने कहा, ठीक है।
एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जाहिर सी बात है उसके पास पड़ी रह गई, तो कैशियर के पास, अकाउंटेंट के पास गई नहीं है फिगर, ये सेल, ये कैश, तो उसने एंट्री भी नहीं की, तो अब फिर क्या करें, कर लें। लेकिन मसला क्या है, ये कैश डेबिट सेल क्रेडिट 480 से होने से रह गया है, तो जब होगा तो ये कैश की फिगर भी हिल जाएगी और ये सेल की फिगर भी हिल जाएगी। ठीक है, आप तो काट के लिखेंगे ना, मैं तो मिटा दूंगा अभी। इसका मतलब ये कैश भी अनएडजस्टेड है, बताया था वैसे मैंने, लेकिन मैंने कहा था कि उसको सोचना मत, क्योंकि डबल एंट्री में डिस्टर्बेंस ना हो, पहली बार कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई नहीं, काट के लिखना, पर्चे में भी ऐसे ही कर लिया करो, बाद में पता लगे तो कोई नंबर नहीं कटता इसका। ठीक है, तो ये अनएडजस्टेड है, और इधर से ये सेल 24,850, ये भी अनएडजस्टेड है। इन दोनों में कुछ ऐड होना है या लेस होना है। ठीक है, अब बल्कि इसको यूं करते हैं, आइए सेठ जैसा, गलत फिगर सवाल से उठाएं 30, गलत फिगर सवाल से उठाएं 24,850। ओके, और ब्लू मार्कर से एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करनी है, 480 की सेल रिकॉर्ड होने से रह गई, तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, बोलो बोलो, कैश डेबिट बढ़ा लो, 480 से कैश डेबिट और 480 से सेल्स क्रेडिट। ठीक है, लो जी, कहानी खत्म, सवाल ही खत्म हो गया जी। ये कितना आ गया, 510, और ये कितना आ गया, 253,330। ठीक है जी, चलो ओके। नाउ अब रह गया है सिर्फ बैलेंसिंग वाला काम, तो बैलेंसिंग शुरू करते हैं। ब्लू मार्कर बाहर आ चुका है, ब्लू मार्कर कह रहा है कि ये लिखने के बाद बच्चे रुकने लगे हैं। ठीक है, और वैसे बैलेंसिंग तो साथ साथ भी हो जाएगी, साथ साथ ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आपके सामने आ रहा है स्टॉक्स का लेजर। स्टॉक में आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल आती है क्रेडिट साइड पे, कॉस्ट ऑफ परचेज यानी परचेजेस आती है डेबिट साइड पे। तो अभी दो मिसिंग चीजें हैं, इसने तो जवाब दे दिया, हम आगे बढ़ गए। आगे आए तो इसने कहा जी ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, कैश भी है, बैलेंसिंग फिगर लो मुझसे इनकम। कल तक क्या चल रहा था, इनकम्स आ रही थी, कैश निकल रहा था, आज कैश आ गया, इनकम्स। ठीक है, तो बस तो क्या कहते हैं ना, बदलता है रंग, हाँ तो बदल गया आज रंग। ठीक है, कैसे कैसे रंग बदल गए। ओके, बोलो बोलो, ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन इनकम है जो बैलेंसिंग है, जो कि आज इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, फर्क क्या है। ठीक है, कितना, 13480। लो भाई, आज कैश नहीं निकला, आज इस गोल दायरे में इनकम निकली है। ये इनकम आएगी यहां पर इनकम्स में, सब्सक्रिप्शन इनकम में, वर्किंग नंबर 2, 13,480। लेकिन यहां पे रुक ना जाना, ये कैश फ्लो का सवाल नहीं है कि बस कहानी खत्म, बैलेंस फिगर चली गई, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ये इनकम स्टेटमेंट वाली चीज। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे करवाया हुआ है ये काम। लेजर बना था एक्सपेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस में 545 गया था, और क्लोजिंग जी एसेट है, करंट एसेट्स में ले आओ। रेंट एक्सपेंस का लेजर बना था, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस गया था, क्लोजिंग जी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज में ले आओ। सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर बना, इनकम चली गई इनकम्स में, जो क्लोजिंग में पड़े हैं इनको भूलना नहीं है, ये लायबिलिटी है और ये एसेट है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ये मैं पहले भी कह रहा था कि एडजस्टमेंट नहीं भी आती हो, ये क्लोजिंग तो बैलेंस शीट में लिख के नंबर ले ही सकते थे, ये गिवन है सवाल में पहले से। ठीक है, तो 310 क्या है, क्लोजिंग एडवांस, एडवांस मतलब लायबिलिटी, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये वर्किंग का रेफरेंस नहीं, सवाल में गिवन था 310, सवाल में गिवन था। ऐसे ही इसको भी साथ ही भुगता दो। ये 620 क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एसेट है, सब्सक्रिप्शन इन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिख लो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर लिख लो, इन एरियर्स यानी रिसीवेबल, एसेट है। लेकिन वर्किंग में आपने नहीं निकाला, सवाल ने आपको निकाल के दिया हुआ था, फिगर दी हुई थी। ठीक है, लो जी, एक लेजर पूरा हुआ और 3 नंबर मिल गया हमें सवाल के, इनकम, लायबिलिटी, एसेट, सब कुछ आ गया, क्योंकि उसने मांगा तो ये हुआ ना, लेजर थोड़ा ही मांगा उसने मांगा तो यही हुआ। ओके, चलें आगे, आगे बढ़े। क्रेडिटर बोतलेज ने क्या कहा, क्रेडिटर बोतलेज ने कहा परचेजेस ले लो, बैलेंसिंग 12050। लेकिन साथ ही हमें ख्याल आया, ओहो हम तो परचेजेस का अकाउंट बना नहीं रहे, हम तो इन्वेंट्री या स्टॉक का अकाउंट बना रहे हैं। तो फिर यहां पर हमने क्या लिख लिया, स्टॉक ऊपर लिखा हो तो स्टॉक ही लिख लो,
यानी ये बैलेंसिंग फिगर हमने कहां फेंकनी है? स्टॉक में। परचेजेस वहीं पे फेंकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही काम है डायरेक्ट मेथड में जो करके आए अभी कल परसों, ठीक है। तो यहां पर ले आए 12 सिफर 50 और यहां पर हमने लिख दिया क्रेडिटर्स, ठीक है। ये तो आई थिंक ब्लैक से लिखना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर मिक्स ना कर दो आप, ठीक है। ये कहां से आया है? ये तो हमारी वर्किंग नंबर 3 से आया है 12 सिफर 50। लेकिन जो लेजर पूरा हो जाए ना, इसमें बस ये ध्यान रखना है उस लेजर का सब कुछ पहुंचा दो। जैसे क्रेडिटर का बैलेंसिंग निकल के तो यहां चला गया, लेकिन ये क्लोजिंग आपने भूल जाना है। ये लायबिलिटी है, क्रेडिटर एसेट नहीं होता, ठीक है। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग ले जाओ यहां पे क्रेडिटर्स बोतलेंस जी, वर्किंग में नहीं, सवाल में गिवन था 1150, ठीक है। ये मिस ना हो जाए, भूल ना जाओ नंबर मुफ्त के। अच्छा, अब आगे बढ़ो। उसने कहा आगे ना बढ़ो, इधर आओ, फिगर आ गई है, मेरे से भी बैलेंसिंग फिगर ले लो। आगे कहां बढ़ो? रुको, इधर कॉस्ट ऑफ सेल ले लो इधर से। हमने कहा अच्छा यार शुक्रिया, 11830, ये 11830 यहां पे आ जाएगा। 11830 खुद ब खुद सवाल होता चला जा रहा है, लेवल ही आपका इतना ऊंचा चला गया माशाल्लाह। वर्किंग 1, ठीक है, वो बाद में करते हैं, पहले इसको भुगता लो, ये ना भूल जाए। ये कंप्लीट हो गया है ना, इसका क्लोजिंग क्या है? स्टॉक एसेट होता है। तो कल मैं ध्यान रखूंगा, स्टॉक को पहले लिखूंगा, छोड़ो फिलहाल कोई मसला नहीं है, माफी है, ठीक है जी। तो स्टॉक ऑफ बॉटल्स, क्लोजिंग स्टॉक आता है ना बैलेंस शीट में, बोलो 1850, ठीक है। चलो इसको भी बैलेंस कर लो। अब क्या फिर अब रह गया 13,500 माइनस 8300, 5200 का प्रॉफिट है, लॉस है? ये तो प्रॉफिट है, सरप्लस नहीं है। 5200 का प्रॉफिट तो इनकम्स में, और अगर लॉस आता तो एक्सपेंसेस में। तो यहां पे आके लिखा हमने प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख दो, या प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ बॉटल्स लिख दो, जो भी लिखना है लिख लो। बस वर्किंग नहीं है बल्कि रिक्वायरमेंट ए में हमने निकाला, और रिक्वायरमेंट अलग ना होती तो यही वर्किंग 1 होती, ठीक है। कितना आ गया जी? 5200, 5200, ठीक है जी। लो जी, ये वर्किंग भी हो गई, भुगत गई। अब ये वाला लेजर है, इसमें एक्सपेंस की फिगर निकलेगी, कैश इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस बैलेंसिंग, जो पहले कभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, आजकल इनकम एक्सपेंडिचर का जमाना है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में जाएगा। बोलो 7950। अब इधर मैंने वापस कोई नहीं आना, दोनों बातें बता दो। ये एक्सपेंस में ले जाना है और ये पेएबल है ना, लायबिलिटीज में ले जाना है, ठीक है। तो यहां पे हमने आकर लिखा रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस, और ये हमने निकाला है वर्किंग नंबर 4 में, अल्लाह के फजल से 7950। अच्छा जी, ये एक्सपेंस हो गया जी। और साथ ही इसके क्लोजिंग में एसेट है, लायबिलिटी। प्रीपेड हो सकता था तो एसेट होता, पेएबल है तो लायबिलिटी। यहां पे रेंट एंड रेट्स पेएबल या एक्रूड, जो लफ्ज़ सवाल लिखो वही लिख लो। एक्रूड लिखा था ना, एक्रूड यानी पेएबल भी लिख सकते थे जी। 820 ये सवाल में गिवन था, 820, ठीक हो गया जी। मुकम्मल करके चीजें पहुंचा दो ताकि मिस कुछ ना हो जाए, ये नंबर ऐसे ही कहीं रह ना जाए। और पर्चा यहां पे ले ले तो 820 के नंबर भी मिल गया, ठीक है, जो पहुंच गया। फिडेलिटी बॉन्ड में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकली है जी, और बस ये 200 लायबिलिटीज में लिख लेते हैं। फिडेलिटी बॉन्ड, नाम भी यही था ना, फिडेलिटी बॉन्ड गिवन बाय बसी का फिडेलिटी, सवाल में गिवन था। तो ये मुफ्त का एक नंबर ऐसे ही उन्होंने रखा हुआ था, एक या आधा जितना भी होगा उसके लिए। कुछ नहीं बचा, टोटल करो। पॉजिटिव 8150 का मतलब क्या होता है जी? सरप्लस आ गया है। तो देखें जी, सरप्लस आ गया है, ये सरप्लस है तो यहां पे जाकर हो जाएगा ऐड 8150। अब सारा सवाल मुकम्मल है, इंतजार है हमें तो सिर्फ ओपनिंग जनरल फंड का। कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, ये नजर आए तो हम क्लोजिंग लिखें और फिर सवाल खत्म। फिर तो एसेट साइड का टोटल है और लायबिलिटी का टोटल है। तो मुझे कोई ना बताए, लेकिन जरा सवाल से ढूंढे, कोशिश करे या सोचे तो सही कम से कम कि ये कहीं से निकल सकता है। मुझे कोई ना बताए, आवाज कोई ना आए, बस दिल में सोचना है जो भी सोचना है। ये माजरत जरा टोटल एसेट के सामने आ गया, जगह जरा तंग थी, ठीक है। बच्चों, आपके इंट्रो का एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपको याद हो, जिसमें आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी कि एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। फिर बड़े होकर हमने कैपिटल को क्या कह दिया? इक्विटी, ठीक है जी।
अच्छा सब्र कर जाओ, ठीक है। अच्छा, अब आपने बचपन में ही ये बात भी पढ़ी थी कि अगर इन तीन में से कोई एक चीज मिसिंग हो तो दो गिवन हो तो निकल सकती है एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो नॉर्मली इक्विटी के ऊपर एमसीक्यूज भी आपके होंगे, इंट्रो के अंदर एमसीक्यू बेस्ड पेपर दे के आए हैं ना, तो इक्विटी निकालने के लिए डाटा दे दे, इक्विटी बैलेंसिंग कैसे निकलती है, सर हमें तो पता ही नहीं, कुछ हंस रहे हैं बच्चे। खैर, अगर मुझे इक्विटी निकालनी है तो मैं यूं कह सकता हूं कि जी एसेट्स को लायबिलिटी, एसेट्स में से माइनस कर दो लायबिलिटीज को, तो इक्विटी आ जाएगी। रीअरेंज ही किया है ना। अब यहां पर हमने लफ्ज इक्विटी रिप्लेस कर दिया हुआ है फंड से, बल्कि फिलहाल मैं कह देता हूं जनरल फंड, ठीक है जी, जनरल फंड से रिप्लेस कर दिया मैंने, फिलहाल सिर्फ एक ही फंड है ना। अब अगर आपने क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस की तो आपका जवाब आएगा क्लोजिंग जनरल फंड, क्योंकि ये इक्वेशन के कमाल ही ऐसा है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ओपनिंग जनरल फंड मिले तो आप ओपनिंग एसेट्स में से माइनस करेंगे ओपनिंग लायबिलिटीज को, ठीक है जी। तो हमारे पूरे सवाल के अंदर जहां जहां लायबिलिटीज नजर आ रही हैं और एसेट्स नजर आ रहे हैं वहां वहां हम ओपनिंग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने यूज करनी है जी। ओपनिंग जनरल फंड निकालना है ना, तो ओपनिंग एसेट्स सारे के सारे बिजनेस के, इनमें से माइनस कर देना है ओपनिंग लायबिलिटी सारी की सारी बिजनेस की, हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग जनरल फंड। अब ये वो जगह है जहां पे आप इनको भूल जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ये लेजर हमने बनाया नहीं होता, ये हमारे सफ़े पे नहीं, ये क्वेश्चन पेपर पे पड़ा होता है। तो इसलिए हर रोज ये बात इतनी बार करूंगा कि ये भूलना जो है वो ये भूलना भूल जाए, ठीक है। वैसे भूलना भी भूल जाए तो और खतरनाक बात है। देखो इधर ओपनिंग लेजर में नजर आ रहे हैं, जो लेजर नहीं बनाया उसका भूलना तो फिर उसका लेना तो रह जाएगा ना, भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम उसी को उठाएंगे। लेकिन ये वर्किंग आज मैं कर रहा हूं ओपनिंग जनरल फंड की, ये वर्किंग सिर्फ आज की है, आइंदा ये काम नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल काम है, सवाल में से हम कैलकुलेटर के ऊपर ही वहां ब्रैकेट में शो किया करेंगे, ठीक है। एसेट्स प्लस के साथ, लायबिलिटीज माइनस के साथ, नेट के अंदर आंसर आ जाया करेगा। लेकिन आज चूंकि पहला दिन है इसलिए ये वर्किंग हो रही है। मुझे चाहिए ओपनिंग जनरल फंड, ये वर्किंग बनी हुई थी, मैंने मिटाई है फिर आपकी क्लास जब आप आए थे। मैंने कहा यहां पर मैंने ओपनिंग एसेट्स में से माइनस करनी है ओपनिंग लायबिलिटीज, ठीक है। अब ओपनिंग एसेट सवाल से देखने शुरू कर देते हैं और लायबिलिटीज। सबसे पहले इसकी तरफ आना है, ये जो सवाल, ये जो आपने नहीं बनाया लेजर, सबसे पहले इसकी तरफ आना है। इसमें एसेट्स हैं कि लायबिलिटीज हैं? एसेट्स हैं, तो ये 1320 2100 और ये सारे लिखवाओ, 1320 2160, ठीक है। ये हो गए वो वाले लेजर के ओपनिंग खत्म। क्लोजिंग तो बैलेंस शीट में जाते हैं, यहां पर ओपनिंग यूज करने हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे यहां बैलेंसिंग ना निकालने, नहीं, इसके नंबर होते हैं, ये वर्किंग के नंबर होते हैं, करेंगे ब्रैकेट में ही पर उसके नंबर होते हैं, कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। और बैलेंसिंग निकालने का डर ये भी है कहीं और गलती है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये मुफ्त के नंबर क्यों छोड़ते हो जब इतना आसान काम है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया रिसीट एंड पेमेंट जो कैश एंड बैंक का खाता पड़ा था। उसके अलावा अब सारे लेजर्स में से ओपनिंग हमने उठाते रहना, ठीक है। सवाल में से नहीं, लेजर्स में से, क्योंकि सवाल में आगे जाकर देखेंगे कई सवाल ऐसे आएंगे जिनमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पड़ा होगा, एडजस्टमेंट से निकला करेगा। तो लेजर हमारा जब कंप्लीट होता है ना सवाल, तो लेजर हमारी ज्यादा लेजिटिमेट जगह है जहां से हम ओपनिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक पहला लेजर कौन सा है जी? स्टॉक का ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग एसेट होगा, लायबिलिटी होगी। मैं रेड कलर से लिख के आया हूं, ये ओपनिंग 1630। सब्सक्रिप्शन इनकम में आए तो ओपनिंग में रिसीवेबल भी है और ओपनिंग में अनअर्न्ड या एडवांस भी है, तो रिसीवेबल आ जाएगा ओपनिंग एसेट्स में और एडवांस ओपनिंग लायबिलिटीज में। ये सब ऐसे 1320 प्लस 2100 प्लस 60 माइनस 250 ऐसे करके कैलकुलेटर पे किया करेंगे, ब्रैकेट में शो करेंगे कल से। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स हैं, इसका ओपनिंग 1330 लायबिलिटीज में आएगा, ओपनिंग लायबिलिटी है 1330। आगे बढ़े, रेंट रेट का भी ओपनिंग लायबिलिटीज में 750। ऐसे नहीं लिख रहा मैं कि क्या क्या चीज है, बस ठीक है, जैसे ये तो लिखना ही नहीं, ये वर्किंग ऐसे करनी ही नहीं, तो सिर्फ पहले दिन के लिए, ठीक है। और लास्ट में फिडेलिटी बॉन्ड, क्लोजिंग भी बैलेंस शीट में गया है, ओपनिंग भी ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में हम लाएंगे। कितना जी? 200, ठीक हो गया। अब ये सारे एसेट्स का कर लो टोटल, 5880। ये सारी लायबिलिटीज का भी टोटल कर दो, 2530। अब ये टोटल एसेट्स हैं ओपनिंग, ये टोटल लायबिलिटीज हैं ओपनिंग, इनका डिफरेंस लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3350। ये है जी ओपनिंग जनरल फंड। ये आज वर्किंग 6 में हमने निकाला है, आइंदा ऐसा नहीं किया करेंगे, आइंदा तो ये ब्रैकेट में ही होगा। तो 3350 ओपनिंग जनरल फंड आ गया, 8150 ऐड हुआ तो
11,500 आ गया। अभी तो देखो दिस प्लस दीज 4 इज इक्वल टू 13980। इन 5 का टोटल इकट्ठा ही कर दो, करके देख, सेम ही है। 13 करके देखा ये 13980। यकीन है सब पे, 3-4 आवाजें ना आए ना, देखो इंसान ही हूं ना मैं भी, कोई गलती कर गया हूं, आप और नहीं हर क्लास में कर रहे हैं तो बस दूसरे का टोटल बता ही दिया करो, वही होगा। ऐसे कभी भी ना किया करो, ये ना हो क्लास खत्म हो जाए घर जाके पता लगे हो ये तो बराबर था ही नहीं, अब फिर अगला दिन सारा उस पर लग जाए। तो मौके पे खुद कैलकुलेट किया करो, और 5-6 आवाजें आने के बाद मुझे तसल्ली होती है कि एक बजे से तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है जी, ये सवाल हमारा पहला हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अच्छा जी, कैसा लगा टॉपिक, कैसा लगा? अच्छा, पहली दफा अच्छा लग गया, आज पहले दिन ही अच्छा लग गया, वरना टॉपिक 2-3 दिन बाद जाके अच्छा लगता है, पहले दिन ही अच्छा लग गया। तो फिर इतना ही अच्छा लगा है ना, तो पास पेपर 4 आपके होमवर्क में था ना, तो एक क्लास वर्क दोबारा करेगा, ये 2 तो हो जाएंगे। अच्छा सुने जी, एमसीक्यूज कैश फ्लो के कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं? माशाल्लाह। चलो एक बार कोशिश करना, और जिनमें मसला है ना उनको निशानदेही करके रख लेना, ताकि जब मैं करवाऊं तो आपको पता हो इन पे स्ट्रेस देना है हमने, तो ठीक है। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दो, हफ्ते को इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। बीच में ये हो सकता है कि मैं कल वेडनेसडे है, शायद कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखूं और एक हफ्ते को मैं बता दूंगा कि कब रखनी है। मैंने पूछा नहीं आप लोगों से, ठीक है, क्या टैक्स की एक्स्ट्रा क्लास है कल? मैंने ट्यूसडे और थर्सडे को करनी है FAR 2 की क्लास ना एक्स्ट्रा, तो वीकडे में करनी होती है, तो बीच में वेडनेसडे और सैटरडे, फ्राइडे भी है वैसे तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन बुला लूंगा और क्या। चले मैं आपको बता दूंगा, आई विल लेट यू नो। अच्छा सुने भाई साहब, फिक्स एसिड भी हुआ करते हैं, उनका डिस्पोजल वगैरह भी हुआ करता है, इसी सवाल के अंदर सब कुछ आ सकता है। पास पेपर 4 को ट्राई कीजिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। क्वेश्चन 4 होमवर्क में है पास पेपर का। अल्लाह हाफ़िज़।